द पीपल्स करंट में आपका पुनः एक बार स्वागत है। कल लोकसभा में वक्फ बिल जो है 2025 उस पर लगभग 12 घंटे चर्चा हुई। सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दल इन दोनों ने भी जमकर अपने मुद्दे इस चर्चा में लाए। लगभग दोनों ही तरफ संख्या बल अगर हम देखें तो निश्चित रूप से दोनों ही तरफ से एक प्रबल संख्या बल इस बिल के समर्थन में और विरोध में संसद में नजर आ रहा था। हालांकि आखिर में ये विधेयक 288 बनाम 232 इस प्रमाण में पास हुआ, विधेयक मंजूर हो। हालांकि सबसे अचरज की बात यह रही कि इस विधेयक को जिन दो दलों को लेकर भाजपा का एनडीए गठबंधन बहुमत की सत्ता में है, वो दो नेता तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू और राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार, इन दोनों नेताओं पर काफी इस बिल का समर्थन या इस बिल का मंजूर होना निर्भर था। हालांकि देश के मुस्लिम जन समुदाय में ये अपेक्षा भी थी कि ये दोनों भी नेता सेक्युलर किस्म के राजनेता होने की वजह से हो सकता है ये बिल का विरोध कर सकते। हालांकि दोनों भी दलों ने आखिर तक अपनी जो रणनीति थी वो रणनीति लोकसभा में ही बताने की बात कही थी, इसलिए बहुत देर तक या संसद में उनकी भूमिका आने तक विरोधी पक्ष को भी यह लग रहा था कि कहीं न कहीं तेलुगु देशम और जेडीयू नीतीश कुमार वो विपक्ष के साथ होंगे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। इस बिल के संदर्भ में अगर सबसे अहम बात जो हुई कि इस बिल को लेकर जिस तरह से चर्चा हुई कि संसद एक तरह से जो संख्या बल है 288 बनाम 232 का जो भी जिक्र हो रहा है वो संसद को दो हिस्सों में बांटती है। हालांकि अगर बहुमत के लिए सत्ता पक्ष को जो 272 सदस्य संख्या चाहिए उससे 16 सदस्य संख्या उनकी अधिक लगी, जो 288 बनकर इस बिल के समर्थन में आई। हालांकि विपक्ष के जो जितने भी दल है उन दलों ने अपना पासा नहीं पलटा। जो संख्या विपक्ष के या इंडिया ब्लॉक्स के तरफ रही वो उनकी ज्यों की त्यों रही। इसलिए इस विधेयक को जिस तरह से विपक्ष ने और सत्तारूढ़ दल ने भी जिस गंभीरता से लिया था उस गंभीरता का जो नजारा था वो लोकसभा में कल देखने ही बनता था। हालांकि इस बिल को लेकर जो चार दल या कम से कम 3 दल जो है तेलुगु देशम पार्टी, जेडीयू जो नीतीश कुमार उनके नेता है और चिराग पासवान की जनशक्ति पार्टी, तो ये तीनों भी दल सेक्युलर दल के लिहाज से इनको जाना जाता है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी जो एक अपील रही है कि इस बिल के विरोध में कैसे जाए, लेकिन हालांकि ये तीनों भी दल सत्ता पक्ष के साथ इस बिल के साथ रहे। हालांकि इस बिल का मंजूर होना आने वाले दिनों में राजनीति को बड़े पैमाने पे प्रभावित करेगी। चाहे संसद में इस बिल को लेकर सत्तारूढ़ दल जो उनका जो आंदोलन 80 के दशक से जो आया, मंडल के खिलाफ कमंडल की रैली उन्होंने की, तब से ही लेकर इस देश में धार्मिक ध्रुवीकरण की जो राजनीति उन्होंने चलाई वो इस बिल के मद्देनजर भी वही ध्रुवीकरण की राजनीति है। इस बात को समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश सिंह यादव ने लोकसभा में जमकर कहा। हालांकि लोकसभा के विपक्ष नेता राहुल गांधी ने इस विधेयक को अल्पसंख्यक समुदाय जो है उनके अधिकारों को छीनने की और संविधान के आर्टिकल 25 के अनुसार उनके मूलभूत अधिकारों का हनन करने वाली बात है, जो कि संविधान पर एक हमला है। लेकिन सत्तारूढ़ दल के जो लोग वो ये बात कहते रहे कि इस विधेयक से मुस्लिम समुदाय के अंदर सही तौर पे न्याय होगा, ताकि गरीब मुस्लिम समुदाय के लिए ये जो वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उससे गरीब मुस्लिमों के लिए कुछ निर्माण करने की कोशिश इस बिल के पीछे है, ये बात उन्होंने कही। हालांकि
ये पूरी भी बिल का जो संशोधन है जो 1995 के बाद जो कि पीवी नरसिंह राव सरकार के अंतर्गत हुई थी, तो उसके बाद ये लंबे दौर के बाद लगभग 30 साल के बाद इसमें संशोधन हुआ। ये बिल टेबल ना किया जाए इसके लिए विपक्ष ने मोर्चा भी गठित किया था, उसकी रणनीति भी बनाई थी, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से इस अधिवेशन में इस बिल को टेबल किया गया और इस बिल को केवल टेबल नहीं उस पर चर्चा भी की गई और आखिरकार वो मंजूर भी कर लिया गया। जो दो सदस्य खासतौर पे तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इन दोनों नेताओं ने जो अपनी बात कही थी कि उन्होंने इस बिल का समर्थन वो तब ही करेंगे जबकि उनके दिए हुए सुझावों को इस बिल में सम्मिलित किया जाएगा। हालांकि चंद्रबाबू नायडू और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार या इन दोनों ही दलों के सुझाव पूरी तरह से इसमें सम्मिलित नहीं किए गए, लेकिन उन्होंने दिए हुए कुछ सुझावों में से खासतौर पे तेलुगु देशम पार्टी का जो एक सुझाव था कि गैर मुस्लिम सदस्य इस वक्फ बोर्ड में ना हो, इस सुझाव का इस बिल में कोई भी सम्मिलित किया गया ऐसा नजर नहीं आता। दूसरी ओर जनता दल यूनाइटेड के जो नेता है नीतीश कुमार, उनकी एक बात जो है कि इसमें एक सम्मिलित जो की गई है वो इतनी है कि इस बिल को अगर मंजूर किया गया तो उसको पूर्वलक्षी प्रभाव से नहीं लागू किया जाएगा। हालांकि ये बात संसद में गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी स्पष्ट तौर से कही कि ये बिल मंजूर भी होता है वक्फ बिल, तो इसको पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जाएगा। मतलब आज जो 3 अप्रैल 2025 को जिस तरह से विधेयक को मंजूर किया गया है, तो 3 अप्रैल 2025 से पहले वक्फ बोर्ड की जो अवस्था है या जो स्थिति रही उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा। इस कानून के तहत जो प्रावधान है वो 3 अप्रैल 2025 के कालावधि के बाद ही लागू रहेंगे। तो ये जो जेडीयू की या नीतीश कुमार की जो मांग थी तो इसमें जरूर शामिल की गई, लेकिन हालांकि विपक्ष के नेता और विपक्षी दलों ने तो ये जाहिर सा आरोप लगाया कि ये केवल अल्पसंख्यक और मुसलमानों के अधिकारों का हनन करने वाली बात है या उनके संपत्तियों के अधिकारों को छीनने वाली बात है, जो कि संविधान के आर्टिकल 25, 26 और 29 इन आर्टिकल्स का उल्लंघन है। तो इस संदर्भ में जो मुस्लिम नेता है जो कि इमाम है मौलाना खालिद राशिद, उन्होंने एक बात कही कि यदि ये जो बिल है लोकसभा में अब तो मंजूर हो गया, अब राज्यसभा में भी जो स्थिति बनती है विपक्ष और सत्ता दल दोनों की भी एक कांटे की टक्कर होती है, दोनों के भी संख्या बलों में। हालांकि वो राज्यसभा में भी जुटाने की कोशिश सत्तारूढ़ दल जरूर करेगा, तो हो सकता है कि राज्यसभा में भी इस बिल को मंजूर कर लिया जाएगा। लेकिन अगर लोकसभा और राज्यसभा के बाद यह बिल मंजूर होने के बाद अगर उसको कानून में तब्दील करना है तो उस पर राष्ट्रपति की साइन जरूरी रहेगी। लेकिन उससे पहले जो मौलाना खालिद राशिद है उन्होंने एक बात कही कि इसको हम अदालत में चैलेंज करेंगे। हालांकि उनका अदालत में तभी चैलेंज हो सकता है कि कोई भी विधेयक जब मंजूर होता है तो क्या वो आर्टिकल में दिए गए प्रावधानों के या मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत है। अगर ऐसा न्यायालय को या घटनापीठ को लगता है तो इस कानून में या इसका जो वैध या अवैध होना है उसको करार दिया जा सकता है। हालांकि ये उम्मीद मौलाना खालिद राशिद के कहने से जो आती है वो इस विधेयक के संदर्भ में दिखती है। हालांकि विधेयक तो अब लोकसभा में मंजूर हो गया और राज्यसभा में भी वो मंजूर होने की कगार पे है। हो सकता है कि अभी कानून में भी तब्दील हो जाएगा, लेकिन इसके खिलाफ न्यायालय में जाने की बात भी कही गई है। तो देखते हैं कि इसको लेकर घटनापीठ अगर बनती है तो निश्चित रूप से कुछ समय और ये बिल, ये विधेयक मंजूर होने के बावजूद वो चलता रहेगा। लेकिन इस विधेयक के मंजूर होने से क्या भारतीय राजनीति का ध्रुवीकरण आने वाले चुनाव में, या खास कहिए कि बिहार के जो चुनाव है हाल ही के दिनों में, अभी एक साल में होने वाले हैं, इस साल के आखिर के दिनों में, तो क्या उस चुनाव पर चिराग पासवान और नीतीश कुमार इकट्ठे आने के बावजूद यदि उन्होंने
मुस्लिम जनसंख्या या मुस्लिम मतदाताओं की नहीं सोची है? अगर ऐसा लगता है तो आने वाले चुनाव में इसके परिणाम उनको जरूर भुगतने होंगे। हालांकि वैसे अगर देखें तो मुस्लिम समुदाय कुछ समय से ही इनके साथ छोड़ चुका है ऐसा लगता है, और इस विधेयक से तो उस पर अब लगभग यह तय हो गया है कि मुस्लिम समुदाय अभी आने वाले दिनों में नीतीश कुमार के साथ नहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी जो मुस्लिम संगठनाएं हैं, जो बीजेपी से उनकी मिलती जुलती आवाज रहती है, उन आवाजों में अगर हम खासतौर पे अगर बात करें, उनके भी अंदर आरएसएस का जो गठबंधन होता है मुस्लिम समुदाय के अंदर, जो ऑल इंडिया सूफी सद्दानशीन काउंसिल एंड मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, ये दोनों जो संगठन है वो खासतौर पे बीजेपी के पक्ष में रहने वाले संगठन है या आरएसएस के पक्ष में रहने वाले संगठन है। इसलिए इन संगठनों ने इस विधेयक को, इस बिल के समर्थन में अपनी बात कही है। हालांकि बिल अगर मंजूर हो गया है तो कानून की शक्ल लेगा, और कानून की शक्ल लेने के बाद भारतीय राजनीति पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, ये आने वाले बिहार चुनाव के परिणामों के बाद स्पष्ट हो जाएगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें।